बोरिया बिस्तर लेकर वापस लौटे, अकड़ पड़ गई ठंडी। फोर्ड कंपनी को भारत से पंगा लेना पड़ गया महंगा। भारत को कंगाल समझकर भागी थी कंपनी। अब भारत के पीछे पीछे दौड़ रही है कि मालिक हम आ रहे हैं, थोड़ा मौका तो दे दो। जी हाँ दोस्तों, अब एक तरफ जहां दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में जड़े जमाने में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ ये फोर्ड कंपनी भारत को छोड़ने की सबसे बड़ी गलती कर बैठती है और जिसका पछतावा आज उसे हो रहा है। दोस्तों, भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने करवट बदली और आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला क्या है और क्यों फोर्ड कंपनी को भारत छोड़कर जाना पड़ा और वो दोबारा भारत आने पर क्यों मजबूर है? आज की इस वीडियो में हम एक एक बात से पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिरकार ये फोर्ड ने क्या लगा रखा है, कभी आना कभी जाना। चलिए आप हमारे साथ वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। अब दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि हमारे भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बूम पर है, जहां लोग बढ़ चढ़कर गाड़ियां खरीद रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हालत खराब थी। जब भारत एक डेवलपिंग देश बनने की रेस में लगा था तो ऐसी बहुत सी चीजें हुई जिसने दूसरे देशों के मन में भारत का नजरिया बदल दिया। लोगों को लगने लगा कि भारत तो एक गरीब देश है, वहां के लोगों की कमाई कम है और लोग यहाँ पर गाड़ियां खरीदना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसी चीज को सोचकर भारतीय मार्केट में कई सारे बदलाव हुए और उसी में से एक सबसे बड़ा बदलाव था फोर्ड कंपनी का भारत से जाना, जिससे इंटरनेशनली भारत को एक बड़ा झटका लगा कि आखिरकार इतनी बड़ी कंपनी भारत को छोड़कर जा रही है, इसका मतलब जरूर कुछ न कुछ वहां पे गड़बड़ है। लेकिन आज बाजी पलट चुकी है। तभी तो तेजी से बढ़ रहे भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के बढ़ रहे लालच से फोर्ड भी नहीं बच पाई और अब उसने अपनी बची हुई प्रोडक्शन यूनिट को ना बेचने का फैसला ले लिया है। जी हाँ, असल में दोस्तों, इससे पहले टाटा कंपनी ने फोर्ड की गुजरात बेस्ड प्रोडक्शन यूनिट को 725 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया था। टाटा का प्लान इस यूनिट में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोडक्शन को बढ़ाने का था। अब बची हुई फोर्ड की तमिलनाडु बेस्ड यूनिट को खरीदने के लिए कई कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई। यहाँ तक कि चीन की मॉरिस गैरेज के अलावा ताइवान की बेलफास्ट और भारत की महिंद्रा जैसी कई सारी कंपनियां फोर्ड से उसकी प्रोडक्शन यूनिट को खरीदना चाहती थी। लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया और फिर अंत में जब भारत की JSW ने इस नई यूनिट को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई, तब जाकर फोर्ड कंपनी की अकल ठिकाने में आई और तब जाकर उसे समझ में आया कि ओ तेरी, ये तो बहुत बड़ी भूल कर बैठे हैं। जी हाँ, और अब फोर्ड ने ऑफिशियल तौर पर इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है कि वो इस यूनिट को नहीं बेचने वाली है, जिसको सीधे तौर पर देखा जाए तो एक ही कारण बचता है और वो ये है कि फोर्ड दोबारा से भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोडक्शन में जंप लगा सकती है। दोस्तों, तमिलनाडु की जिस यूनिट को बेचने से फोर्ड इनकार कर रही है, उस यूनिट में फोर्ड अपनी पैसेंजर गाड़ियों के अलावा अपने इंजन तक मैन्युफैक्चर करती थी। लेकिन JSW ने हाल ही में चीनी कंपनी SIC की भारतीय यूनिट का 35% शेयर खरीद लिया था और JSW खुद एक इलेक्ट्रिक कार के प्रोडक्शन का मन बना चुकी है। यही कारण है कि वियतनाम की VN फास्ट के अलावा JSW खुद एक प्रोडक्शन यूनिट की तलाश में है। वैसे आपको बता दें कि फोर्ड कंपनी ने इससे पहले भी यानी कि 2022 में भी भारतीय बाजार में लौटने का मन बनाया था। पब्लिक डोमेन में ये खबर सामने आई थी कि फोर्ड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ भारत में कमबैक करेगी, लेकिन फिर दोबारा से फोर्ड कंपनी अपनी बात से पलटी मार गई और उसने अपनी बची कुची प्रोडक्शन यूनिट को बेचने का फैसला कर लिया था। इसीलिए जैसे ही ये खबर भारतीय मार्केट में पहुंची, अलग अलग कंपनियों ने उसे खरीदने का दावा करना शुरू कर दिया। पर अब फोर्ड कंपनी अपना मन बदल चुकी है। दोस्तों, इन सारी चीजों को देखकर एक बात तो पक्की है कि भारतीय मार्केट को लेकर फोर्ड कंपनी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है। यही कारण है कि 2 साल बाद भी अमेरिका की ये कंपनी फैसला नहीं ले पा रही है कि भारतीय मार्केट में टिकना चाहिए या फिर नहीं। ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारतीय मार्केट में तहलका मचा चुकी फोर्ड कंपनी ने क्यों भारत से जाने का फैसला किया था। तो दोस्तों, जानकारों का तो ये कहना है कि एक टाइम के बाद फोर्ड कंपनी ने अपने कस्टमर्स को बेहतर क्वालिटी और फीचर्स देना बंद कर दिया था और उस दौरान मार्केट में हुंडई, टाटा और मारुति सुजुकी ने कम कीमतों में बेहतर फीचर्स वाली गाड़ियां बनाकर कस्टमर्स का दिल खुश कर दिया था, जिस वजह से फोर्ड का कस्टमर बेस टूट गया था और फोर्ड कंपनी की सेल्स लगातार गिरती चली जा रही थी। इसीलिए उसने भारत से जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो फोर्ड इस प्लांट को अपने पास ही रखने वाली है। लेकिन अभी पक्के तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है कि फोर्ड कब से भारत में अपना प्रोडक्शन शुरू करेगी। यहाँ तक कि ऐसा भी माना जा रहा है कि फोर्ड आगे चलकर इस यूनिट को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। ऐसी मार्केट जहां आज भी डीजल और पेट्रोल गाड़ियां ज्यादा इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ऐसे में अगर फोर्ड ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा होगा तो इस बार उसे
अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिला है, क्योंकि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो बूम आज आया है वो आज से पहले कभी नहीं आया था। और फोर्ड से पहले अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स ने भी 2017 में भारतीय मार्केट को टाटा बाय बाय कह दिया था, जिसे लेकर ये कंपनी आज तक बहुत पछता रही है। अब दोस्तों, ये तो हुई अमेरिकन कंपनी की बात, जो कि बिन पेंदे के लोटे की तरह इधर उधर अपने फैसले में लुढ़क रही है। लेकिन आने वाले समय में अगर रशियन कंपनी भारत में निवेश करती दिखे तो हैरान मत हो जाइएगा, क्योंकि रूस का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू हो चुका है, जिसके चलते भारत में अब तक की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल प्लांट सेटअप होने वाली है। भारत और रूस का ये ज्वाइंट वेंचर यूरोपियन मार्केट को अंदर तक खिला देगा, क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है जहां की पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्री को खास तौर पर ऑयल प्रोड्यूसिंग देश और चीन मिलकर चलाते हैं। लेकिन अब भारत ने भी इन सभी को मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली है और सीधा रशिया के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। दोस्तों, आने वाले समय में ये इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर पूरे मार्केट में उथल पुथल मचाने वाला है। अगर आज के समय में देखा जाए तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को खास तौर पर दो केमिकल्स डोमिनेट करते हैं, जिसमें से एक है पॉलीएथिलीन और दूसरा है पॉलीप्रोपिलीन। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जितने भी पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्शन दुनिया भर में होता है, उनमें से 7% पेट्रोकेमिकल्स पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन होते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जिनसे प्लास्टिक पॉलीथीन्स बनकर तैयार होते हैं। इन दोनों केमिकल्स का प्रोडक्शन दुनिया भर में इस हद तक हो चुका है कि डिमांड से ज्यादा सप्लाई खड़ी हो चुकी है, और यही वजह है कि इन दोनों केमिकल्स का प्रॉफिट मार्जिन आज के समय में काफी कम होता जा रहा है। दोस्तों, अगर हम यूरोपियन मार्केट की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को देखें तो उसे चीन और ऑयल प्रोड्यूसिंग देश डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन अब कहानी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जहां रूस और भारत हाथ मिलाकर इसी डोमिनेंस को खत्म करना चाहते हैं। खास खबर यह है कि इंडो रशिया कंपनी और न्यारा एनर्जी साल 2024 के पहले क्वार्टर से ही 4.5 लाख टन कैपेसिटी की पॉलीप्रोपिलीन प्लांट ऑपरेशन करने जा रही है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पॉलीप्रोपिलीन की ओवर सप्लाई को ये और इन्वेंट्री से भर देगी, जिससे केमिकल्स के दाम और नीचे आ जाएंगे। अब क्योंकि भारत में इसका ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जिस वजह से भारत और रूस की ये सांठगांठ चीनी सप्लायर्स को कड़ी टक्कर दे सकेगी। हालांकि इसका फायदा ऑयल प्रोड्यूसिंग देश को भी होगा, जो इस केमिकल के लिए क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं। एक डेटा के अनुसार साल 2030 तक पूरी दुनिया में 427 मिलियन टाइम्स पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड होगी, यानी डिमांड के साथ मिलियन टन ज्यादा पॉलीप्रोपिलीन का प्रोडक्शन दुनिया भर में होगा। दोस्तों, न्यारा एनर्जी का ये प्लांट गुजरात में सेटअप होगा, और साथ ही किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं, बल्कि गुजरात के वडीनार में। ये वही जगह है जहां भारत की ज्यादातर क्रूड ऑयल रिफाइनिंग होती है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हम बता दें कि भारत में 250 मिलियन मैट्रिक टन से ज्यादा क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग कैपेसिटी तैयार करके रखी गई है, और यही वजह है कि पूरे एशिया में रिफाइनिंग के मामले में भारत दूसरे नंबर पे आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिसके इस्तेमाल से प्लास्टिक बनता है, यानी कि पॉलीप्रोपिलीन, भारत से कई जगहों पर जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा सप्लाई बांग्लादेश में होती है। न्यारा एनर्जी के अलावा HPCL कंपनी भी पंजाब में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाने का विचार कर रही है, और इस यूनिट में हर साल करीबन 1 मिलियन तक पॉलीएथिलीन का प्रोडक्शन होगा। HPCL इस यूनिट को मित्तल इंडस्ट्री के साथ मिलकर स्थापित करेगी, और इस यूनिट को भी साल 2024 के मिड से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, यानी कि इसमें काम शुरू हो जाएगा। और देखा जाए तो सरकार जिस हिसाब से हमें ये वादे कर रही है कि आने वाले समय में पेट्रोल सस्ता होगा, ये वादा वाकई में पूरा हो सकता है, क्योंकि उसके लिए अलग अलग कंपनियां अपने अपने स्तर में मेहनत कर रही हैं, ताकि न केवल पेट्रोल के दामों को सस्ता किया जा सके, बल्कि गाड़ियों को चलाने के लिए दूसरे रिसोर्सेज को भी मजबूत किया जाए। और इसी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो प्रोडक्शन है वो भारत में बढ़ता चला जा रहा है। पर दोस्तों, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में भारत हर एक इंडस्ट्री में अपनी डोमिनेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। वैसे आपको भारत की बढ़ती इकोनॉमी के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।